हाँ भाई, आवाज पहुंच रही है मेरी आप लोगों तक? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? क्वेश्चन सॉल्व किए क्या पीके नाक के किसी ने? क्वेश्चन सॉल्व किए क्या पीके नाक के किसी ने? हाँ भाई, पीके नाक के क्वेश्चन किए आप लोगों ने? क्वेश्चन बन रहे थे, क्वेश्चन बन रहे थे, उसमें आपके दो क्वेश्चन आपको डाउट होंगे
एक तो वो जो सिलेंडर स्ट्रोक वाला दे रखा था 1/5 वॉल्यूम हो जाता है वो वाला, और एक वो वाला क्वेश्चन डाउट होगा आपको जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, उसमें स्प्रिंग लगी हुई है, पिस्टन स्लाइड होता है। 2 क्वेश्चन डाउट होंगे आप लोग को, है ना। ठीक है, ठीक है। लड़का पूछ रहा है कैसे पता। बेटा थर्मो कम से कम 60 या 70 बार पढ़ा चुका हूँ, मुझे पता है कहाँ डाउट आएगा, है ना। एक डाउट और आप लोगों को आ सकता है। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आ रहा था 29.7, है ना, उसमें भी डाउट हो सकता है। पहला, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, उसमें 0 वॉल्यूम लेना था इनिशियली, उसमें भी डाउट हो सकता है ना। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, सुनो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3.2 ही था जिसमें 29.7 आ रहा था, देखना वही है क्या। पिकनाक, 1 मिनट में अपन आते हैं सब्जेक्ट पे, है ना, बस 1 मिनट, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन है आपको डाउट। वर्क एंड हीट ट्रांसफर, ठीक है। 3.2 आपको डाउट है ना, वही मैं बोल रहा था। 29.7 और 27 आंसर था टेस्ट, है ना। एक का 29.7 आंसर था, एक का 27। 3.2 डाउट है। एक बार मुझे बता दो, जो क्वेश्चन मैंने बोले थे ना, जो क्वेश्चन मैंने बोले थे ना पीके नाग की, उनमें जो जो आपको डाउट होना एक बार लिख दो, अपन डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पीके नाग में जो जो आपको डाउट हो एक बार बता दो मुझे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखते जाओ आप लोग, जो जो हो आप लोग लिखते जाओ, मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3.4 बोला है आपने, इसके अलावा कोई और? 3.4 के अलावा कोई और? 3.2 कोई और? 3.9 इसके अलावा कोई और? 3.12 इसके अलावा कोई और? हो गया। 3.4, 3.2, 3.9, 3.12 हो गया। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3.2 देखो। देखो क्वेश्चन लगाते ही जाना। मैंने आपसे बोला था कुछ भी करो, सो जागो, कुछ भी करो, खाना खाओ नहीं खाओ, भूखे रहो, है ना, कुछ भी करो आप, लेकिन क्वेश्चन लगाते जाना। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपको आगे की चीजें समझ ही नहीं आएंगी, है ना। तो आप लगाते जाना क्वेश्चन। इसीलिए मैं थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा बोलता हूँ पीके नाक अपन पूरी लगा लेंगे, है ना। जब तक खत्म करेंगे पीके नाक अपन खत्म कर चुके होंगे, है ना। सुनो, क्वेश्चन नंबर 3.2 दे रखा है। द पिस्टन ऑफ एन ऑयल इंजन, एरिया इतना, मूव्स डाउनवर्ड इतना, इतना फ्रेश एयर, pressure in the cylinder is uniform during the process, while the atmospheric pressure is not, the difference being due to the flow resistance in the induction pipe and inlet valve. Estimate the displacement work by the air finally in the cylinder. सुनो, पिस्टन है कोई, आपको दे रखा है पिस्टन ऑफ एन ऑयल इंजन। ये कोई पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है ना। पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसका एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 0.0045 मीटर स्क्वायर, मूव्स डाउनवर्ड 75 mm। ये डाउनवर्ड मूव करता है कितना?
75 mm, x is equal to 75 mm। आगे आपको दे रखा है ड्राइंग इन जो यहां से एयर एंटर होती है, ये इनलेट वाल्व है, और यहां से एयर एंटर होती है, और कितनी एंटर होती है आपको दे रखा है 0.0028 मीटर क्यूब, इतनी एयर एंटर होती है। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर द प्रेशर इन द सिलेंडर इज यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कितना है 80 किलो पास्कल है। आगे दे रखा है व्हाइल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.325 किलो पास्कल, यहां पर पी एटमॉस्फेयर है, कितना है 101.325 किलो पास्कल। The difference being due to the flow resistance in the induction pipe and the estimate the displacement work done by the air finally in the cylinder। displacement work क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या हो जाएगा, P इंटू डीवी हो जाएगा, प्रेशर इंटू डीवी निकाल लो, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इंटू क्या हो जाएगा डीवी हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, प्रेशर कितना है 80 किलो पास्कल है, कितना हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इंटू डीवी निकाल लो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है कितना है, ये है एरिया पिस्टन का और ये है एक्स, कितना आएगा 0.0045 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 0.075। एक बार इसको निकालना कितना आएगा, एक बार इसको निकालना कितना आएगा, कितना आ रहा है 27। मैच कर रहा है क्या, कर रहा है, सिंपल। ट्वेंटी 27 किलो जूल है या जूल है, जूल होगा ना, 27 जूल होगा, है ना। इसमें क्या था, ये तो कुछ भी नहीं था, है ना, ठीक है। ये तो आपका डाउट मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ना, इसके जो नीचे वाला जिसमें 29.7 आ रहा है वो डाउट हो सकता है ना। ये तो सिंपल था यार, एयर यहाँ पर एंटर हुई, पिस्टन डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट वर्क पूछा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, क्या हो जाएगा P इंटू डीवी, P इंटू डीवी लिख दिया, फाइनली ये आ गया। इसको एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें साइन कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें साइन पूछा है क्या इसमें साइन कैसे डिसाइड करेंगे, सिंपल सी बात है कि आप देखो, दो चीजें दो ध्यान ध्यान से सुनना, ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, सिस्टम आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है ना भाई, ये पिस्टन नीचे आएगा तो सिस्टम क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और अगर सिस्टम एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा डेफिनेटली वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। नेट निकालने बोला है तो एटमॉस्फेयर को माइनस नहीं करेंगे भाई, एटमॉस्फेयर को माइनस जब करते जब इस पिस्टन का नेट बोला होता, जब इस पिस्टन का नेट बोला होता तब एटमॉस्फेयर को माइनस करते। उसने बोला कि एयर की वजह से क्या हुआ, तो एयर के वजह से क्या हुआ, एयर के वजह से प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, ये प्रेशर तो कांस्टेंट रहा और ये वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो दिस प्रेशर इनटू डीवी, सिंपल, है ना। अगर इस पिस्टन के लिए नेट पूछता, पिस्टन के इधर इतना प्रेशर था, बाहर कुछ और प्रेशर था, तो फिर आप नेट निकालते, एटमॉस्फेयर को भी माइनस करते, है ना। ठीक है, सुनो, इसके अलावा 3.3 देखो, 3.3 नहीं पूछा है आपने, 3.34 देखो, 3.4 देखो,
80 किलो पास्कल ऑयल का ही प्रेशर है बेटा, ऑयल का ही प्रेशर है ना। आप पूछ रहे हो ऑयल का प्रेशर नहीं हो सकता क्या? ऑयल का ही प्रेशर 80 किलो पास्कल है ना। सुनो 3.3 में डाउट है क्या? नहीं है ना। 3.4 देखो, 3.4 में क्यों डाउट है? आपको दे रखा है मास ऑफ 1.5 किलोग्राम, एम कितना है 1.5 किलोग्राम of air is compressed in a quasi-static process from 0.1 megapascal to 0.7 megapascal. quasi-static का मतलब होता है रिवर्सिबल है ना। 0.1 मेगापास्कल P1 है, 0.1 मेगापास्कल P2 है 0.4 मेगा सॉरी 0.7 मेगापास्कल फॉर विच PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सी प्रोसेस होती थी मेरे भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस है। इनिशियल डेंसिटी कितनी है? रो1 कितना है? 1.16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द वर्क डन बाय द पिस्टन टू कंप्रेस द एयर। सिंपल, बहुत सिंपल यार, इससे सिंपल क्या हो सकता है? देखो इसमें आंसर निगेटिव आ रहा था, निगेटिव ही तो आएगा। कंप्रेशन का वर्क पूछा है, कंप्रेशन का वर्क पूछा है, क्या आएगा? निगेटिव आएगा, सिंपल है ना। आप पहले इनिशियल वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम कितना आएगा? मास अपॉन डेंसिटी 1.5 अपॉन 1.16। मुझे यहां से V1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? मुझे यहां से V1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1.293। V1 इतना आ गया। आप लगा दो, इक्वेशन लगा दो। क्या होता था? वर्क होता था आइसोथर्मल में P1 V1 ln V2 बाई V1, या फिर एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो P1 V1 ln P1 बाई P2। P1 कितना है? 0.1 मेगा पास्कल, किलो में कन्वर्ट करोगे 1000 का मल्टीप्लाई होगा। V1 है 1.293 ln P1 है 0.1 अपॉन 0.7। मुझे बता दो कि डेल्टा W कितना आएगा? कितना आ रहा है यहां से? -251.62 है ना, -251.62। इतना वर्क आएगा कंप्रेशन के लिए, है ना। लेकिन देखो एक्चुअली आप लोगों का कंफ्यूजन क्या है, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है ना उसका कंफ्यूजन ये रहा होगा कि आंसर आ रहा था माइनस में, लेकिन वहां पर किस में लिखा हुआ है? प्लस में लिखा हुआ है। यही कंफ्यूजन था ना मेरे भाई, ऐसा कंफ्यूज मत हुआ करो। आपसे पूछा है कि वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन कितना होगा। जब वो मेंशन कर रहा है ना कंप्रेशन, इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो नेगेटिव ले चुका है। अगर मैं कह रहा हूं कि वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कभी कि वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन 1000 किलो जूल है, अगर मैं आपसे कह दूं कि वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन 1000 किलो जूल है, मैं भले ही नेगेटिव ना लगाऊं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं ना कि वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन, इसका मतलब है कि मैंने ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पर नेगेटिव है। तो आंसर में नेगेटिव नहीं दे रखा, वो अलग बात है, लेकिन माइनस है वहां पर क्योंकि वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन है, माइनस आया है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, और कौन सा डाउट था? इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते। 3.9 देखो, 3.9 इस पूरे टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना। आप पूछ रहे हैं कि एमसीक्यू आएगा तो उसमें आप पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। एमसीक्यू में कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा आपको कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दे दे, पहली बात है ना। एमसीक्यू में कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा आपको कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दे दे। अगर फिर भी अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाता है देन मोस्ट करेक्ट इज निगेटिव।
करेक्टिव जो 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 नेगेटिव है वो वाला ज्यादा सही है, क्योंकि कंप्रेशन है तो ज्यादा करेक्ट कौन है, नेगेटिव वाला है। ठीक है, ऐसा मत करना कि पॉजिटिव भी टिक कर दिया और नेगेटिव वाले को भी टिक कर दिया, है ना, फिर तो, है ना। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3.9। 3.9 पढ़ो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये। आपको दे रखा है क्लोज सिलेंडर ऑफ इतना डायमीटर फिटेड विद लाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, द पिस्टन इज रिटेन्ड इन अ पोजीशन बाय कैच in a cylinder wall and the volume on the other side of the piston is evacuated, ठीक है। helical spring is mounted coaxially with the cylinder in this evacuated space, ठीक है, to give the force of इतना, ठीक है, on the piston in this position. The catch is released and the piston travels along the cylinder until it comes to the rest after a stroke of इतना, ठीक है। The piston is then held in its position of maximum travel by the ratchet mechanism. The spring force increases linearly with the piston displacement to a final value of 5 kN. Calculate the work done by compressed air on the piston. सुनना, आपको दे रखा है क्वेश्चन, समझ में आया आपको? क्वेश्चन पढ़ा होगा 3.9 आप लोगों ने, क्वेश्चन समझ में आया? सुनो, मामला क्या है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो इतनी जहरीली सी भाषा में लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है ना, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ऐसा एक सिलेंडर दे रखा है और यहां पर एक पिस्टन है, यहां पर एक पिस्टन है, यहां पर गैस है और ये इवैक्यूएटेड है और यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और यहां पर इसको रोक करके रखा हुआ है किसी एक मैकेनिज्म से, ठीक। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, इस डायग्राम को देख करके आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। अब उसको दे रखा है क्लोज सिलेंडर ऑफ डायमीटर कितना, 0.25 मीटर, इसका डायमीटर कितना है 0.25 मीटर, इज फिटेड विद अ लाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये पिस्टन है। द पिस्टन इज रिटेन्ड इन अ पोजीशन बाय कैच, ये यहाँ पर रिटेन किया हुआ है इसको, एंड सिलेंडर वॉल एंड द वॉल्यूम ऑन द वन साइड ऑफ द पिस्टन कंटेन्स एयर, यहाँ पर एयर है जिसका प्रेशर है कितना 750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The volume on the other side of the piston is evacuated, other side evacuated है। The helical spring is mounted coaxially with the cylinder in this evacuated space to give the force of 120 न्यूटन। यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग है जो F1 कितना लगाती है 120 न्यूटन लगाती है। इस पोजीशन पे फोर्स कितना है 120 न्यूटन ऑन द पिस्टन इन दिस पोजीशन। द कैच इज रिलीज्ड, अब इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ये जो ये लगाया था इसको हटा देते हैं। तो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर इवैक्यूएटेड है, यहाँ पर प्रेशर है, तो पिस्टन मूव करेगा इधर। कैच इज रिलीज्ड एंड द पिस्टन ट्रेवल्स अलोंग द सिलेंडर अंटिल इट कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ए स्ट्रोक ऑफ 1.2 मीटर। क्या होता है कि ये मूव करता है कितना 1.2 मीटर और फाइनली पिस्टन यहां पर आ जाता है। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। देखो आगे क्या दे रखा है, अब देखो जब ये जाएगा इधर तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। आगे दे रखा है स्प्रिंग फोर्स इंक्रीजेस लीनियरली विद द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट टू ए फाइनल वैल्यू, जो F2 है वो कितना हो जाता है 5 किलो न्यूटन हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय कंप्रेस्ड एयर,
ऑन द पिस्टन, आपको डेल्टा डब्ल्यू फाइंड आउट करना। सुनो, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई आपको, हाँ या नहीं? कुछ कुछ लैंग्वेज समझ में आई, कह क्या रहा है? कुछ कुछ बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर इवैक्यूएटेड है, स्प्रिंग लगी हुई है, ये पिस्टन है, इसको हटा दिया, पिस्टन मूव कर जाता है। इनिशियली स्प्रिंग इतना फोर्स लगा रही थी, फाइनली इतना है, और डिस्प्लेसमेंट इतना है। मुझसे पूछा है वर्क क्या होगा। एक काम करते हैं, मैंने आपको बोला था कि स्प्रिंग हमेशा लीनियर होती है। देखो, जब भी कोई भी चीज लीनियर होती है ना, तो अपन एवरेज लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। तो स्प्रिंग का फोर्स इनिशियली कितना था, 120, और फाइनली कितना है, 5 किलोमीटर। एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं अपन। देखो एक बार, जो एफ एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 120 प्लस 5000 बाई 2। मुझे एक बार एवरेज फोर्स बताना स्प्रिंग का कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करना। क्या आएगा, 2500 बचे 25 2500 प्लस 60 कितना आएगा, 2560 आएगा क्या? ये आएगा क्या एफ एवरेज? बेटा इवैक्यूएटेड का मतलब होता है वैक्यूम, इवैक्यूएटेड का मतलब होता है वैक्यूम, है ना, है ना। आपको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 2560, डिस्प्लेसमेंट कितना था 1.2। एक बार इसको कैलकुलेट करना जरा, कितना आएगा, एक बार इसको कैलकुलेट करना जरा, कितना आएगा, 2560 इंटू 1.2, ये इतना ही दे रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट 1.2। हाँ, कितना आ रहा है, 3072। आंसर कितना आ रहा है, 3.07 किलो जूल, 3.07 किलो जूल। सिंपल बात समझ पाए क्या? कुछ भी नहीं करना था यार, कुछ था ही नहीं। बस उसमें जो लैंग्वेज थी वो इतनी जहरीली सी थी कि वो आपको समझ नहीं आ रही थी। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। एक पिस्टन है मेरे भाई, बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। एक पिस्टन है, उसमें स्प्रिंग लगी हुई है, कुछ कुछ फोर्स लगा रही है। फाइनली उस पिस्टन को फाइनली इसको कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग कुछ और फोर्स लगा रही है। आपसे पूछा हुआ है कि वर्क कितना होगा, एफ एवरेज निकाल लो इनटू डिस्प्लेसमेंट कर, ठीक है। आपको ऐसे काम ऐसे नहीं करना है। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख लो, हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर लिख लो, वहां से भी आ जाएगा। सिंपल है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया थर्मो बहुत इजी है, थर्मो बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो थर्मो बहुत इजी है, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो थर्मो बहुत डिफिकल्ट है ना। सिंपल, इसको नोट करो। निकाल सकते हो यार, फोर्स इक्वेट करके भी निकाल सकते हो ना। 100 तरीके हो सकते हैं इसके 100 तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरह से निकाल सकते हो ना। बेटा एवरेज इसलिए किया था क्योंकि इनिशियली फोर्स कुछ और था और फाइनली फोर्स कुछ और था। और एवरेज इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि स्प्रिंग, एक जो फोर्स होता है स्प्रिंग का, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियर रिलेशन में होता है, इसलिए एवरेज लिया था ना। इनिशियली फोर्स कुछ और था, फाइनली फोर्स कुछ और था, इसलिए एवरेज लिया था। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर पाए क्या? नोट कर लिया होगा। उसके बाद देखो आपको कौन सा डाउट था, 3.12।
3.12 अच्छा क्वेश्चन था, देखो एक बार। थ्री पॉइंट वन टू देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। आपको दे रखा है एट द बिगनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, ऑफ टू स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक, द एयर इज एट ए प्रेशर ऑफ इतना, कंप्रेशन रिड्यूसेस द वॉल्यूम to 1/5 of original volume, and the law of compression is given by itna, if the bore and the stroke of each cylinder is itna, determine the power absorbed in kilowatt by the compression stroke when the engine speed is such that, ठीक है, सुनो देखो, अच्छा कंप्रेशन स्ट्रोक वगैरह समझते हो ना, कंप्रेशन स्ट्रोक वगैरह समझते हो? अगर आप नहीं समझते हो तो 2 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं, सुनना। क्वेश्चन नंबर 3.12, ये आपका एक सिलेंडर है, कहीं साइड में लिख लेना, ये आपका एक सिलेंडर है, ये होता है वीसी क्लियरेंस वॉल्यूम, ये होता है वीएस शाफ्ट वॉल्यूम, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ी सा हो सकता है कि थोड़ी सा केमिकल वालों को समझ नहीं आए। आप ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी प्रोसेस पे ध्यान देना कि किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ इसमें आईसी इंजन मिक्स है ना, तो ये क्वेश्चन हो सकता है केमिकल वालों को समझ नहीं आया ना। 2 मिनट सुनना। ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, ये होता है शाफ्ट वॉल्यूम, ये क्वेश्चन केवल मैकेनिकल को बता रहा हूँ ना। 2 मिनट सुनना। ये होता है शाफ्ट वॉल्यूम, ये होता है डी, क्या होता है बोर डायमीटर, और ये क्या होता है स्ट्रोक लेंथ एल, ठीक, या फिर इसको एल ही लिख दो। एल क्या होता है स्ट्रोक। दो मिनट सुनना। अभी केवल ये क्वेश्चन मैं केवल मैकेनिकल को ही बता रहा हूँ, है ना, सुनना 2 मिनट। कंप्रेशन समझते हो? कंप्रेशन में क्या होता है, आईसी इंजन वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये क्या होता है, टीडीसी होता है, ये होता है बीडीसी, ये होता है टीडीसी, ये होता है बीडीसी, है ना। आईसी इंजन वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ा है क्या आप लोगों ने? आईसी इंजन थोड़ी बहुत पढ़ा है क्या आप लोगों ने? थोड़ी बहुत पढ़ा है। कंप्रेशन के दौरान क्या होता है, कंप्रेशन के दौरान भाई इतना तो पढ़ा होगा ना, ठीक है, नहीं पढ़ा मैं केवल केमिकल मैकेनिकल दोनों को ही बता रहा हूँ, सुन लो। इतना तो आपने पढ़ा होगा ना, कंप्रेशन का मतलब तो समझते हो ना यार, आईसी इंजन नहीं पढ़ा ठीक है, कंप्रेशन का मतलब तो समझते हो ना। कंप्रेशन का मतलब केवल ये है कि पिस्टन यहां से यहां मूव करेगा, पिस्टन यहां था, इनिशियली पिस्टन यहां था और फाइनली यहां मूव करेगा। तो जो इनिशियल पोजीशन थी पिस्टन की वो 1 थी और फाइनली हो गई है 2। इनिशियल पोजीशन पिस्टन की 1 थी और फाइनली हो गई है 2। ठीक, मुझे 1 मिनट देना केवल। इनिशियल पोजीशन 1 थी और फाइनल हो गई 2। ठीक, बस इतनी सी बात समझानी थी। आगे देखो, आपको देखो, आपको दे रखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ 2 सिलेंडर। कितने सिलेंडर दे रखे हैं? 2 सिलेंडर। At the beginning of the compression stroke of a 2 cylinder internal combustion engine, the air
इज एट ए प्रेशर ऑफ 101. इनिशियल प्रेशर कितना है P1 101.325 किलो पास्कल. कंप्रेशन रिड्यूसेस वॉल्यूम टू 1/5 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम. ये जो 2 है ना V2 वो V1 बाई कितना हो जाता है 5. 1/5 of original volume and the law of compression is governed by PV के power 1/2 PV के power 1.2 is equal to constant. If the bore and stroke of each cylinder is, ये जो बोर है ना ये जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है 0.15 मीटर. और ये जो लेंथ है इसको स्ट्रोक बोलते हैं और वो कितना दे रखा है 0.25 मीटर. आगे दे रखा है डिटरमाइन द पावर एब्जॉर्ब इन किलोवाट बाय द कंप्रेशन स्ट्रोक. और एन कितना दे रखा है 500 आरपीएम. ठीक है मुझे एक मिनट देना. सुनो अब मुझे करना क्या है. मैं आपको ये सब कहानी क्यों बता रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ जनता ऐसी है जिसको बोर नहीं पता होगा कि बोर मतलब डायमीटर होता है और स्ट्रोक मतलब लेंथ होता है. शायद आप लोगों को पता होगा. और ये होता है VS शाफ्ट वॉल्यूम और ये होता है VC. ठीक. इनिशियल हम लोग यहां से चले थे 1 से और फाइनल हम लोग कहां पहुंचे 2 पर पहुंचे. ठीक है बेटा मैंने क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया केवल गिवन दैट लिखा है. इसमें आपको क्या समझ नहीं आ रहा मुझे एक बात बताओ. मैंने क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया बेटा. मैंने अभी लिखा है केवल गिवन दैट डायमीटर इतना लेंथ इतना एन इतना वॉल्यूम इतना और ये इतना प्रेशर इतना नंबर ऑफ सिलेंडर 2. इसमें क्या समझ नहीं आया बेटा. धैर्य रखो थोड़ी सा. क्या कर रहे हो आप समझो. आप इस बात को समझो. देखो यार आप लोग इस बात को समझा करो. मैं अपने काम को लेकर के बहुत ईमानदार रहता हूँ ना. मैं इतना ईमानदार रहता हूँ कि मैं जितना ऑफलाइन क्लास में जिस शिद्दत से पढ़ाता हूँ ना उसी शिद्दत से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. आप समझो मैं आपको पीके नाक सॉल्व करा रहा हूँ यार पूरी. मैं आप लोगों को ईएस का कन्वेंशनल पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड की हुई है. उसके बाद मैं बोलता हूँ कि उसको लगाओ और पूछो. आप जितना पूछ सकते हो ना. थोड़ी सा धैर्य रखो. मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ ना. सुनो ठीक है सुनो. इसमें क्या नहीं समझ में आया यार केवल लिखा है मैंने ना. ठीक है सुनो. ठीक है सुनो. देखो क्या है. देखो यहां पर क्या है. इनिशियली जो VS है ना स्विफ्ट वॉल्यूम. इनिशियली जो VS है ना स्विफ्ट वॉल्यूम वो कितना होता है. आपको दे रखा है डायमीटर D. आपको दे रखा है लेंथ. तो आप VS निकाल सकते हो. तो VS निकालोगे तो VS है क्या एक्चुअल में V1 माइनस V2. ये समझ में आया आपको कि जो VS है स्विफ्ट वॉल्यूम वो V1 माइनस V2 है. ये समझ में आया आपको. और ये कितना होगा ये होगा π/4 इंटू D स्क्वायर इंटू L होगा. ये बात समझ में आई आपको. तो V1 माइनस V2 हो जाएगा π/4 इंटू D स्क्वायर कितना है डायमीटर कितना है 0.15 स्क्वायर इंटू L कितना 0.25. मुझे यहां से V1 माइनस V2 बताओ एक बार कितना आएगा. एक बार V1 माइनस V2 बताओ कितना आएगा.
4.417 into 10 to the power minus 3, ये आएगा। और V1 और V2 का रेशियो कितना दे रखा है आपको? 5 दे रखा है, मतलब दे रखा है V1 इज इक्वल टू 5 ऑफ V2, ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्वेश्चन में ही बोला है। तो V1 की वैल्यू पुट करो, तो 5 ऑफ V2 माइनस V2 इज इक्वल टू 4.417 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहां से V2 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 4.417 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मुझे यहां से V2 बताओ कितना आएगा? वन 1.1042 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा V2। V2 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो V1 आ जाएगा। तो V1 बताओ मुझे कितना आएगा? V2 में 5 का मल्टीप्लाई करो इसमें, V1 बताओ। 5.521 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, 2 मिनट सुनना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। जो जनता कंफ्यूज होती है ना, वो इसमें VS और VC वगैरह में कंफ्यूज हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, केमिकल वाले भी सुन सकते हैं, है ना, केमिकल वाले मैकेनिकल वाले दोनों, है। सुनो, ये सिलेंडर है, ध्यान से सुनना केवल, है ना, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि कंप्रेशन के दौरान यहां पर एयर फिल होगी, यहां पर एयर फिल होगी, और कंप्रेशन के दौरान पिस्टन ऊपर जाता है तो कंप्रेशन होता है, सिंपल सी बात है। आपको दे रखा है कि भाई पिस्टन यहां से यहां जाता है, 1 से 2 जाता है कंप्रेशन में, और ये जो लेंथ है ना, जितनी पिस्टन ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, वो आपको दे रखा है। और जो डायमीटर है उसको बोलते हैं बोर डायमीटर D, वो आपको दे रखा है। तो उसने बोला है कि कंप्रेशन हो रहा है कहां से कहां, 1 से 2, और जितना कंप्रेशन के दौरान पिस्टन ट्रेवल करता है ना, वो लेंथ दे रखी है, कितनी है? L है। जो उसका डायमीटर है वो दे रखा है। तो मुझे बताओ कि V1 माइनस V2 निकालना है, तो L इंटू इसका एरिया कर सकते हैं ना। तो V1 माइनस V2 निकालने के लिए ये निकाल लिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू L। और V1 और V2 में एक रिलेशन ये दे रखा था, दोनों को सॉल्व करके V1 और V2 निकाल लिया। ये बात समझ में आई, हाँ या नहीं? कंप्रेशन यहां से शुरू हुआ, यहां तक हुआ, जो लेंथ ट्रेवल किया ड्यूरिंग कंप्रेशन वो दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो V1 माइनस V2 आएगा, ये आएगा। और V1 V2 में एक रिलेशन और दे रखा है, तो V1 और V2 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, हाँ या नहीं? यहां तक बताओ, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डिफिकल्ट था? कुछ भी नहीं था, यहां तक बात समझ में आई? अब सुनो, ठीक है, अब आपको क्या करना है यार, कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे आप जैसा कह रहे हो वही सही है ना? क्या V1 आ गया, V2 आ गया, P1 आ गया, P2 और निकाल लो, कहां से आएगा? P1 V1 के पावर 1.2 इज इक्वल टू P2 V2 के पावर 1.2। P1 कितना है? 101.325। V1 कितना है? ये है 5.521, 10 टू द पावर माइनस 3 की पावर 1.2 इज इक्वल टू P2। V2 कितना है? 1.1042,
10 टू द पावर -3 की पावर 1.2। मुझे वैल्यू बताओ P2 की वैल्यू कितनी आएगी? मुझे यहाँ से P2 की वैल्यू बताओ कितना आएगा? ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। (997.66) एक बार क्रॉस चेक करते रहना। किलो पास्कल ये आ जाएगा। वर्क निकाल लो कितना आएगा। इतना आ जाएगा। वर्क निकाल लो कितना आएगा। वर्क आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। अच्छा गलत आ रहा है क्या? 749.37 आ रहा है क्या? (749.37 आ रहा है क्या? (699.005) बेटा जिस हिसाब की तुम लोगों की कैलकुलेशन है ना, सुनो देखो, एक आध घंटे का रोज सेशन रखो अपना कैलकुलेटर चलाने का, है ना। देखो P2 इज इक्वल टू कितना है? 699 पॉइंट समथिंग, है ना। तो डेल्टा W क्या हो जाएगा? P1 V1, P1 कितना था? ये है 101.325 इंटू V1 कितना है? ये है 5.521, ठीक, माइनस P2 V2, P2 कितना है? 699.005, V2 कितना है? ये है 1.1042 अपॉन n-1, 1.2 माइनस 1। वो किलो में था, 10 टू द पावर 3 आएगा, और 10 टू द पावर -3 वॉल्यूम में था, कैंसिल हो जाएगा। मुझे यहां से वर्क बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा। बिल्कुल कॉन्शियस होकर के कैलकुलेशन करो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी गलती नहीं होगी, है ना। बिल्कुल कॉन्शियस होकर के करो, कोई भी गलती नहीं होगी, है ना। यहां से डेल्टा W निकालो। यहां से डेल्टा W निकालो कितना आएगा। (1062.12) ये जूल में आएगा। एक बार क्रॉस चेक करते रहना। निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा क्योंकि कंप्रेशन के लिए निकाल रहे थे। एक बार क्रॉस चेक करते रहना। इसके बाद कुछ और दे रखा है आपको, आपको दे रखा है नंबर ऑफ साइकिल, शायद दे रखा है, कितना दे रखा है? 500 कंप्रेशन स्ट्रोक पर मिनट दे रखा है ना। तो देखो ये किसके लिए है? ये एक कंप्रेशन के लिए। ये कितने कंप्रेशन के लिए? एक कंप्रेशन के लिए। ये है पर कंप्रेशन, ये वर्क आया पर कंप्रेशन। आपको दे रखा है 500 कंप्रेशन पर मिनट, तो कितना हो जाएगा? डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस
1062.12 इंटू कितना है 500/60, ये आ जाएगा वॉट में। इसको कैलकुलेट करना वॉट में कितना आ रहा है। इसको कैलकुलेट करना वॉट में कितना आ रहा है। एट 851 वॉट, 8.851 किलोवाट। ये किसके लिए आया, सिंगल सिलेंडर के लिए। ये किसके लिए आया, एक सिलेंडर की कैलकुलेशन करी ना अपन ने भी, फॉर वन सिलेंडर। नंबर ऑफ सिलेंडर आपको कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखो एक बार। नंबर ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 2 सिलेंडर दे रखे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, फॉर 2 सिलेंडर 2 इंटू 8.51 8.851 निकालना कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें कितना आएगा, 17.7 किलोवाट। आंसर ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, आना पड़ेगा उसको, है ना। ठीक है, समझ पाए। जनता गलती क्या करती है, जनता गलती क्या करती है कि जो डायमीटर दे रखा है, सुनो, लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं, उनको लगता है डायमीटर ये है, लेंथ ये है, तो वो लिखते हैं V1 इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। V1 की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ये V1 नहीं है, ये क्या है, ये V1 माइनस V2 है, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। 1 ये था, 2 ये है, 1 से 2 की डिस्टेंस L है, डायमीटर D है, तो V1 माइनस V2 है ये। ठीक है, बाकी सब सेम है ना, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ निगेटिव आएगा बेटा, निगेटिव ही आएगा, निगेटिव ही आएगा, कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन का वर्क है तो निगेटिव ही आएगा ना। हाँ भाई, सब कुछ निगेटिव आएगा, सब कुछ निगेटिव आएगा। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। नोट कर लिया ना। ठीक है, हाँ बेटा, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आपको बता रहा हूं मैं, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में। अभी तक मुझे एक बात बताओ, थर्मो की लगभग 7-8 क्लास हो चुकी हैं, 6-7-8 क्लास हो चुकी हैं। मैंने फर्स्ट लॉ भी अभी शुरू नहीं किया है, मैं भी आपको केवल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, है ना।
और अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इवन पीके नाग का पहला टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया यार, कुछ भी नहीं, सारी चीजें आपको पहले से आती थी। वर्क आपको पहले से आता था, हीट का फॉर्मूला आपको पहले से आता था। थर्मो में आपको सारी चीजें आती, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। थर्मो में थ्योरी बहुत कम है, फॉर्मूले बहुत बहुत कम है ना। ठीक है, सुनो एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन, फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं अच्छा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, एक मिनट देना मुझे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखना, एक क्वेश्चन लिखना है, पिस्टन एंड सिलेंडर डिवाइस, a piston and cylinder device a piston and cylinder device whose piston a piston and cylinder device whose piston is resting on a set of stop, a piston and cylinder device whose piston is resting on a set of stop, whose piston is resting on a set of stop, initially contains 3 kilogram of air, initially contains 3 kilogram of air, initially contains 3 kilogram of air at 200 kilopascal, initially contains 3 kilogram of air at 200 kilopascal and initially contains 3 kilogram of air at 200 kilopascal and 27 degree Celsius. 200 kilopascal and 27 degree Celsius. आगे लिखना, mass of the piston is such that mass of the piston is such that a pressure of 400 kilopascal is required. Mass of the piston is such that a pressure of 400 kilopascal is required. Pressure of 400 kilopascal is required to move it. To move it. To move it. आगे लिखना, heat is now transferred. Heat is now transferred to the air. Heat is now transferred to the air. Heat is now transferred to the air until the volume becomes 2 times. Heat is now transferred to the air until the volume becomes 2 times. Heat is now transferred to the air until the volume becomes 2 times. आगे लिखना, determine total work done by the air. Determine total work done by air and total heat transferred to it. Determine total work done by air and total heat transferred to it. ठीक है, क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, एक बार देखना. Piston and cylinder device whose piston is resting on a set of stop initially contain 3 kg of air at a pressure 200 kilopascal and 27 degrees Celsius. Mass of the piston is such that
the pressure of 400 kilopascal is required to move it. Heat is now transferred to the piston to the cylinder until the volume becomes 2 times. Then determine the total work done and heat transfer. सुनो एक बार क्वेश्चन पढ़ना. हाँ, हीट ट्रांसफर टू द एयर है, बिल्कुल हीट ट्रांसफर टू द एयर है. सुनो क्वेश्चन क्या था, आपको दे रखा है पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, उस पिस्टन इज रेस्टिंग ऑन सेट ऑफ स्टॉप. मामला कुछ ऐसा है, देखो ये दे रखा है एक सिलेंडर, इसमें ये दे रखा है एक पिस्टन. ठीक है, piston cylinder device whose piston is resting on the set of stop initially contains 3 किलोग्राम of air. एयर कितनी है? 3 किलोग्राम. ठीक है, P1 कितना है? 200 किलो पास्कल. T1 कितना है? 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन. Mass of the piston is such that pressure of 400 किलो पास्कल required to move it. Now heat is transferred to the air. यहाँ पर एयर है और यहाँ पर हीट ट्रांसफर करते हैं डेल्टा क्यू until the volume becomes 2 times. Finally V final हो जाता है 2 of V1. Determine the total work done by the air, total heat transfer. Total work done, total heat क्या हो. मुझे बस इतना बता दो आप कि इसमें प्रोसेस कौन सी होगी. आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक. प्रोसेस कौन सी होगी? आइसोबारिक. हाँ भैया, और कोई भी? नहीं, तुम्हारे ही हिसाब से होगा, अगर तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे ही हिसाब से होगा, है ना. प्रोसेस कौन सी होगी? आइसोबोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, कौन सी होगी? क्वासी स्टैटिक. और कोई? सुनो 2 मिनट सुनो. आइसोकोरिक वाला है कोई? आइसोकोरिक. ठीक है, सुनो 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 अपन बात करते हैं. देखो दरअसल मामला क्या है, आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ, इमेजिन करते चलना, है ना. क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये पीके नाग का ही क्वेश्चन है, शायद पीडीएफ में नहीं है, हार्ड कॉपी में है, जो बुक है ना उसमें है ना. 3.22 शायद तीसरे चैप्टर का 22वां क्वेश्चन होगा. आप बुक में देखोगे तो 3.22 क्वेश्चन होगा शायद, पुराने वाले पब्लिकेशन, है ना. देखो क्वेश्चन क्या था, आप क्या लिख रहे हो सर, बट फाइनल वॉल्यूम तो 2 टाइम्स है तो आइसोकोरिक नहीं होगी. नहीं बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि आइसोकोरिक होगी, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि आइसोकोरिक वाला भी है क्या कोई. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आइसोकोरिक होगी. ठीक है, सुनो एक्चुअल में क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से. एयर का इनिशियल प्रेशर कितना है? 400. एयर का इनिशियल प्रेशर कितना है? 400 नहीं, 200. ठीक.
2 मिनट सुनो। आपने हीट ट्रांसफर की, आपने हीट ट्रांसफर की, जैसे ही हीट ट्रांसफर करोगे तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। उसने बोला है क्वेश्चन में, उसने बोला है क्वेश्चन में कि ये पिस्टन जब तक मूव नहीं करेगा, ये पिस्टन जब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि अंदर का प्रेशर 400 ना हो जाए, जब तक अंदर का प्रेशर 400 नहीं हो जाएगा, जब तक अंदर का प्रेशर 400 नहीं हो जाएगा तब तक पिस्टन मूव नहीं करेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि 200 किलो पास्कल से 400 किलो पास्कल तक जब प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन मूव करेगा, हाँ या नहीं? जब तक 200 किलो पास्कल से 400 किलो पास्कल प्रेशर ना हो जाए तब तक पिस्टन मूव करेगा, हाँ या नहीं? नहीं करेगा, नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगा तो तब तक जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी, तब तक प्रोसेस क्या रहेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी। सुनो, ये आपका पीवी डायग्राम है, ये 1 था इनिशियल प्रेशर, कितना था 200, और ये है फाइनल प्रेशर 400। ये किस में है, किलो पास्कल में है, और ये मीटर क्यूब में। हीट एडिशन होता जाएगा, फाइनली अंदर प्रेशर कितना पहुंच गया, 400, और जैसे ही प्रेशर 400 पहुंचेगा पिस्टन मूव करने लग जाएगा। बात समझ में आई? और फिर आपकी प्रोसेस हो जाएगी पिस्टन फ्री टू मूव वाली। और अगर पिस्टन फ्री टू मूव वाली हो जाएगी तो फिर अगली प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा? फिर अगली प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब फिर पिस्टन मूव करने लग जाएगा कुछ इस तरह से। और कब तक मूव करेगा, जब तक कि फाइनल वॉल्यूम V3 2 ऑफ V1 ना हो जाए। ये आपको समझ में आया, हाँ या नहीं? ये बात आपको समझ में आई, हाँ या नहीं? ये बात समझ में आई? उसने बोला है भैया कि पिस्टन जब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि अंदर का प्रेशर 400 ना हो जाए। तो हीट एडिशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन पिस्टन मूव नहीं करेगा। कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक कि 400 ना पहुंच जाए। तो आइसोकोरिक रहेगा 400 तक। एक बार 400 पहुंच गया तो पिस्टन मूव करने लग जाएगा, प्रोसेस हो जाएगी आइसोबारिक। बस कैलकुलेट कर लो, बात खत्म हो गई। देखो, आपको पता है P1 ये है, T1 ये है ना? V1 दे रखा है क्या, निकाल लेते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू एम आर T1। P1 है 200 किलो पास्कल, V1 निकालना है, M है 3, R होता है एयर के लिए 0.287, T1 है 300। मुझे V1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। मुझे यहां से V1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 1.2915। ये V1 हो जाएगा। और V3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ V1। ये क्वेश्चन क्यों नहीं लगा सकते भाई, एयर है, मैंने कल लिखवाया था, एयर को आइडियल गैस मानते हैं। कभी भी एयर दे रखी होगी तो पीवी बराबर एमआरटी अप्लाई कर सकते हो। आइडियल गैस कल पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि एयर और वाटर वेपर को हमेशा क्या लगाते हो, क्या मानते हो, आइडियल गैस। लगा सकते हैं, पूरे अधिकार के साथ लगा सकते हो, है ना? इससे क्या समस्या है भाई? ठीक है, सुनो, V3 V फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 2 टाइम्स, मतलब 2 ऑफ V1। मुझे V3 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। अच्छा, प्रेशर बहुत ज्यादा है इसलिए बोल रहे हो? नहीं नहीं, देखो, ये एक्चुअली हम लोग ये
थ्योरी के लिए बातें हैं कि प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। लेकिन एयर आपको किसी भी सिचुएशन में दे रखी हो और वाटर वेपर किसी भी सिचुएशन में दे रखी हो तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। एयर और वाटर वेपर किसी भी सिचुएशन में दे रखी हो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। मैंने अन्य सारी गैसेस के लिए बोला था कि अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाए तो बाकी सारी गैसेस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है 2.583 देखो क्या हो जाएगा, वर्क निकाल लो। डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3। ठीक, डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 कितना आएगा, 0 आएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस है। एंड डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3 कितना आएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। पी V3 माइनस V2, प्रेशर कितना है 400 है यहाँ पर। V3 कितना है, ये लिखा है 2.583। V2 V1 के बराबर है कितना है 1.2915। मुझे डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3 बताओ कितना आएगा, कितना आ रहा है, 516.6 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है क्या। आप ऐड करोगे ये 0 है और ये कुछ है तो डेल्टा डब्ल्यू नेट कितना आ जाएगा 516.6 किलो जूल, सिंपल। ठीक है, ये आ जाएगा क्या वर्क ट्रांसफर। इसको एक बार नोट करो फिर बात करते हैं हीट ट्रांसफर क्या होगा। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। ये क्वेश्चन हार्ड कॉपी में नहीं है बेटा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको हार्ड कॉपी में दे चुका हूँ। जो टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैंने परसों नरसों पीडीएफ सेंड की थी ना, वो हार्ड कॉपी में ही सेंड की थी, है ना। उसमें करीब 100-200 क्वेश्चन है, उनको आपको लगाना ही है ना। मैं भी बता दूंगा, फिर से बता दूंगा, है ना। हार्ड कॉपी में नहीं, सॉफ्ट कॉपी में है, मतलब हार्ड कॉपी में आप निकला लोगे उसको। इसको एक बार नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। अच्छा, बुक में ये क्वेश्चन नहीं है ये बता रहे हो, आपका कौन सा एडिशन है, मतलब किस एडिशन में देख रहे हो बुक में। वो अलग अलग एडिशन का अंतर है, बहुत पुरानी बुक में बता रहा हूं मैं, 4th एडिशन में देख रहे हो ना। हो सकता है ना हो सकता है ना हो, है ना, हो सकता है ना हो, किसी नए एडिशन में होगा, ऐसा कुछ होगा। 3.22 क्वेश्चन था, पी के नाग का ही क्वेश्चन है ना। इसको नोट कर लिया क्या, हाँ या नहीं, इसको नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लिया ना।
ठीक है, सुनो, इसके बाद मुझे क्या करना था, इसके बाद मुझे निकालना था कि हीट ट्रांसफर कितना है। मैं टेम्परेचर निकाल लेता हूं 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे। तो देखो 1 से 2 के लिए लिख रहा हूं, फॉर 1 to 2 आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, P1V1 इज इक्वल टू MrT1, और 2 पर कितना हो जाएगा, P2V2 इज इक्वल टू MrT2। आइडियल गैस इक्वेशन लगा करके डिवाइड कर दिया है और कुछ नहीं किया। आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये V1 से V2 कैंसिल हो जाएगा और Mr से Mr भी कैंसिल हो जाएगा। तो T2 अपॉन T1 होगा P2 अपॉन P1, T2 अपॉन T1 कितना है 300, T2 अपॉन P1 400/2 कितना होगा 2, T2 कितना हो जाएगा 600 केल्विन। देखो आप लोगों का भी इतना ही आ रहा है शायद, है ना। उसके बाद सेम आइडियल गैस इक्वेशन 2 और 3 में लगा दो, लगाओगे तो क्या हो जाएगा, P2V2 इज इक्वल टू MrT2 अपॉन P3V3 इज इक्वल टू MrT3। 2 से 3 आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है, कि प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, Mr से Mr कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा T3/T2 इज इक्वल टू V3/V2, और V2 किसके बराबर है V1, और ये 2 टाइम्स हो गया था, तो T3 इज इक्वल टू 2 इंटू T2, ये आया है 600, तो ये हो जाएगा 1200 केल्विन। सिंपल। आपको निकालना क्या है, हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर निकालना है तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू 1 से 2, डेल्टा क्यू 2 से 3। कल हीट हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा क्यू 1 से 2 क्या हो जाएगा, mCV, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना तो CV होगा T2 माइनस T1। मास कितना था 3, एयर के लिए CV में लिखवा चुका हूं 0.718, T2 माइनस T1। मुझे बताओ डेल्टा क्यू 1 से 2 कितना आएगा, मुझे बताओ डेल्टा क्यू 1 से 2 कितना आएगा, $646.2। ये हो जाएगा। डेल्टा क्यू 2 से 3 निकालोगे तो 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर है, इसमें CP आएगा, CV नहीं आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, mCP T3 माइनस T2, 3 इंटू CP की वैल्यू लिखवा चुका हूं 1.005, 1200 माइनस 600। मुझे डेल्टा क्यू की वैल्यू बताओ 2 से 3 में कितनी आएगी, $1809। डेल्टा क्यू टोटल बता दो मुझे, टोटल बता दो ऐड करके कितना आएगा, 2455.2। देखो बात समझ में आई क्या, हाँ या नहीं। देखो हीट के लिए N इंटू सी, नहीं हीट के लिए N इंटू सी कभी नहीं लिखते, NC डेल्टा T कभी नहीं लिखते, हीट के लिए MC डेल्टा T ही लिखते हैं, है ना, M इंटू सी डेल्टा T ही लिखते हैं ना, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। बात समझ पाए क्या, पूरा थर्मोडायनेमिक्स इस बात पे बेस्ड है कि जो भी प्रोसेस आपको लिखी है वो प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन
फील करना चाहिए, आपको फील आना चाहिए क्वेश्चन की चल क्या रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि भैया 200 किलो पास्कल प्रेशर था, 400 किलो पास्कल तक ये मूव नहीं करेगा, मतलब आइसोकोरिक होगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आइसोबारिक हो जाएगा, सिंपल है ना। इसको नोट करो, फिर आगे बात कर। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। इसको एक बार नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना? अब मेरी बात सुनो 2 मिनट, 2 मिनट की मेरी बात सुनो। आपको याद है कल या परसों, परसों परसों कल या परसों में मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे 3-4 पीडीएफ सेंड की थी, टेलीग्राम की, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स की। टेलीग्राम वाले ग्रुप में 3-4 पीडीएफ सेंड की थी थर्मोडायनेमिक्स। वो उनको उनमें एक बार आओ। देखो जो एक पीडीएफ सेंड की होगी मैंने थर्मोडायनेमिक्स कंबाइंड करके, ऐसी कोई पीडीएफ है क्या उसमें? थर्मोडायनेमिक्स कंबाइंड करके एक पीडीएफ है क्या, मिली क्या आपको? मिली आपको? क्या करेंगे इसको, वर्क एंड हीट ट्रांसफर वाला एक पूरा टॉपिक है, उसको सॉल्व कर लेंगे जितने क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि उसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स यूज होगा, और वो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। फिर भी जितने क्वेश्चन आपसे हो सके वो सारे क्वेश्चन करते जाना, ठीक है। उसके बाद इसी पीडीएफ को आगे स्क्रॉल करते जाओगे ना तो आपको मिलेगा कि इसी पीडीएफ में ईएस के प्रीवियस ईयर भी पड़े हुए हैं ना। बेटा मैंने ये बोला है कि जो थर्मोडायनेमिक्स कंबाइंड करके एक पीडीएफ पढ़ी है उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें वर्क एंड हीट ट्रांसफर पहला टॉपिक है, उसमें जितने क्वेश्चन आपसे बन जाए वो सॉल्व करते चलना। कई सारे क्वेश्चन अभी नहीं बनेंगे, इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, वो पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे बनते जाएंगे। फिर इस पीडीएफ को स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको मिलेगा कि ईएस का प्रीवियस ईयर भी इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। एक पीडीएफ ये है, एक पीडीएफ और होगी इसमें थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस सेट यांत्रिकी करके एक पीडीएफ पड़ी होगी, थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस सेट यांत्रिकी करके एक पीडीएफ पड़ी होगी। उसको आप ओपन करोगे तो उसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें थर्मोडायनेमिक्स का, इसी टेलीग्राम वाले ग्रुप में थर्मोडायनेमिक्स का ईएस का कन्वेंशनल पूरा सॉल्व पड़ा हुआ है,
मुझे 1 मिनट देना, मैं सेंड करता हूँ अभी भी, है ना। मुझे 1 मिनट देना, मैं उसको सेंड करता हूँ। थर्मो का पूरा कन्वेंशनल पड़ा हुआ है, 1 मिनट देना केवल। देखो मैंने अभी भी एक पीडीएफ सेंड की है। देखो मैंने अभी भी एक पीडीएफ सेंड की है। ये थर्मोडायनेमिक्स का पूरा कन्वेंशनल है, 1995 से लेकर के अभी तक का पूरा सॉल्व है ना। तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसको कैसे देखोगे, एक तरफ से सॉल्व करना मत शुरू करना अभी, क्योंकि अभी पूरा थर्मो थोड़ी ना पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो अभी सॉल्व मत करना, थोड़ी सा थर्मो हो जाने दो, 1-2 टॉपिक हो जाने दो, फर्स्ट लॉ हो जाने दो पूरा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं इसके, है ना। तो पूरा फर्स्ट लॉ हो जाने दो, उसके बाद ईएस का कन्वेंशनल भी सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। ठीक है, सुनो, कल मैंने एक क्वेश्चन और दिया था आपको, एक स्फीयर वाला। हाँ, यांत्रिकी वाली जो पीडीएफ है, जो थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस सेट यांत्रिकी करके जो पीडीएफ है, उसको सॉल्व करते चलना, उसको अभी ही सॉल्व करते चलना। थर्मोडायनेमिक्स कंबाइंड वाली भी सॉल्व करते चलना। ईएस का कन्वेंशनल अभी जब फर्स्ट लॉ आपका खत्म हो जाए उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। सुनो, कल मैंने एक क्वेश्चन और दिया था कि स्फीयर वाला, वो कर लिया है क्या आप लोगों ने? एक स्फीयर वाला क्वेश्चन दिया था जिसमें डायमीटर 1 मीटर था, वो कर लिया है क्या? डायमीटर 1 था, कर लिया ना। एक पेज छोड़ दो और एक हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। या फिर सुनो, 2 मिनट। जीरोथ लॉ अभी मैंने नहीं बताया है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें थर्मोमेट्री वगैरह बताना है मुझे, थर्मोमीटर वगैरह बताना है जीरोथ लॉ में। तो जीरोथ लॉ को मैं बाद में बताऊंगा प्योर सब्सटेंसेस के साथ में, है ना। तो ये मत सोचना कि मैं भूल गया हूं या मैंने छोड़ दिया है, बाद में उसकी बात करेंगे, है ना। एक पेज छोड़ करके अभी हेडिंग डाल लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुनो 2 मिनट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुनना। क्या होता है कि जो पूरी कहानी है ना, वो कहाँ से शुरू होती है, वो एक रिसर्च पेपर से शुरू होती है ना। 1849 की बात है शायद, है ना। एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है और उसमें एक एक्सपेरिमेंट पर एक एक्सपेरिमेंट लिखा होता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, सुनना। ये एक कंटेनर है, और इसमें क्या है कि एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। ये कंटेनर है और इसमें एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, फ्लूइड है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ उसको, हीट इन करा रहा हूँ। और ये कोई थर्मोमीटर है, ये पूरा इंसुलेटेड है।
हमने क्या किया कि कंटेनर लिया, उसको इंसुलेट किया, उसमें एक फ्लूइड फिल कर दिया और यहां से हीट देना शुरू किया। इंसुलेट मतलब ये वाली सरफेस इंसुलेट नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि यहां से तो हीट इनपुट हो रहा है ना। ये वाली सरफेस इंसुलेटेड नहीं है क्योंकि यहां से तो हीट इन हो रहा है। बाकी सारी सरफेस क्या है, इंसुलेटेड। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो फ्लूइड है उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और ये थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर कर लेगा। कुछ कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमने दी, कुछ कुछ टेम्परेचर बढ़ा, हमने मेजर कर लिया, बात खत्म हो गई। हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या था, एक कंटेनर है, यहां पर हमने क्या किया, एक स्टीरर लगाया या कोई पैडल व्हील लगाया। यहां पर एक थर्मोमीटर लगाया। और यहां पर एक कोई फ्लूइड है। और आपने क्या किया, इसको इंसुलेट कर दिया। ठीक, अब आपने क्या किया, इसको स्टीरर को रोटेट किया। स्टीरर को जब रोटेट करेंगे तो आप क्या करोगे, वर्क इनपुट करा रहे हो ना। स्टीरर को जब रोटेट कर रहे हो तब आप क्या करा रहे हो, वर्क इनपुट करा रहे हो। और जैसे ही ये स्टीरर रोटेट होगा, जैसे ये स्टीरर रोटेट होगा तो क्या होगा, ये फ्लूइड के पास कुछ कुछ विस्कोसिटी होगी। फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से वो जो वर्क है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। और हीट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो मैं थर्मोमीटर में मेजर कर लूंगा। पहला एक्सपेरिमेंट कराया, उसी कंटेनर में सेम फ्लूइड सेम थर्मोमीटर, हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, मेजर कर लिया। फिर हम लोगों ने वर्क दिया, उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ा और मेजर कर लिया। दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराए। हम लोगों ने यहां से कंक्लूड किया कि जो वर्क और हीट है ना, दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं और दोनों ही एनर्जी इन ट्रांजिशन है और दोनों सेम चीजें हैं। फिर से सुनना, हम लोगों ने कंक्लूड किया कि वर्क और हीट दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं और दोनों ही एनर्जी इन ट्रांजिशन है और दोनों सेम चीजें हैं। मतलब वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू द हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड टू द वर्क। हम लोगों ने यहाँ पर किस लॉ पे बेस्ड था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड था, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा संरक्षण पे। हमने कहा भैया हीट हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और अगर दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों कंजर्व रहेंगे। मतलब अगर मेरे पास 10 किलो जूल वर्क है तो उसको 10 किलो जूल हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगर 10 किलो जूल हीट है तो उसको 10 किलो जूल वर्क में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहां पर कंक्लूड किया, नोट मत करना कुछ भी, मैं भी कुछ कुछ लिख पाऊंगा, है ना। हम लोगों ने कंक्लूड किया, अकॉर्डिंग टू फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। जितना हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। देखो, आप लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा होगा हीट के बारे में कि हीट लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है, हीट डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो भी पढ़ा है ना, उसको अभी खाली कर दो अपने दिमाग से। अभी आपको कुछ भी नहीं आता, ना लो ग्रेड एनर्जी, ना हाई ग्रेड एनर्जी, ना डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ना ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी आप वही सुनो जो मैं सुना रहा हूं आपको, क्या कि हीट और वर्क दोनों सेम चीजें हैं। वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू द हीट
एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड टू द वर्क। और ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये जब तक सही है जब तक कि हम लोग सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ लेते। एक बार हम लोग सेकंड लॉ पढ़ लेंगे तो ये बातें गलत हो जाएंगी, तब हम बात करेंगे क्या था। लेकिन जब तक सेकंड लॉ नहीं पढ़ लेते तब तक हम अपने दिमाग में यही रखेंगे कि वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुनो, ठीक है। सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा, तो सिग्मा क्यू माइनस सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो मैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए लिख रहा हूं ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू माइनस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूं। अब देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्परेचर में से टेम्परेचर को माइनस करोगे तो टेम्परेचर ही आएगा, प्रेशर नहीं आ सकता। प्रेशर में से प्रेशर को माइनस करोगे तो प्रेशर ही आएगा। वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे तो वेलोसिटी आएगा, सिंपल। तो हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फॉर्म ऑफ एनर्जी में से फॉर्म ऑफ एनर्जी को माइनस करोगे तो फाइनली फॉर्म ऑफ एनर्जी ही आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा लिख रहा हूं, डेल सिग्मा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। ठीक, ये जो फंक्शन है ना, ये कोई ऐसा फंक्शन है, पहली बात जो एनर्जी होगा। मुझे कैसे पता एनर्जी होगा, इसलिए क्योंकि एनर्जी, हीट क्या है एनर्जी और वर्क क्या है एनर्जी, और एनर्जी में से एनर्जी को माइनस करोगे तो एनर्जी ही आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी में से एनर्जी को माइनस किया और टेम्परेचर आ गया, कभी नहीं हो सकता। तो एनर्जी में से एनर्जी को माइनस किया तो ये एनर्जी ही आएगा। ठीक है, पहला तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा, ये एक ऐसी एनर्जी है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल कितना है, 0 है। मुझे बताओ कि अगर इसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 है तो ये पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। अगर इसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 है तो पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन है। और अगर पॉइंट फंक्शन है, अगर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये क्या है, एनर्जी इन स्टोरेज या एनर्जी इन ट्रांजिशन। क्या है, एनर्जी इन स्टोरेज या एनर्जी इन ट्रांजिशन, ये एनर्जी इन स्टोरेज है। तो इसको अपन लिखते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू माइनस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीई। डीई क्या है, एनर्जी इन स्टोरेज ऑफ सिस्टम। ठीक, डीई क्या है, एनर्जी इन स्टोरेज ऑफ सिस्टम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल हटा दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डीई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या है, फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस। फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस, और ये क्या है, फर्स्ट लॉ फॉर ए साइकिल, है ना। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा था कि बात शुरू हुई थी एक रिसर्च पेपर में, एक एक्सपेरिमेंट से, और सच में बात वहीं से शुरू हुई थी। बात यहां से शुरू हुई थी, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट था ये। मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट ये था कि हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, उसमें हीट एडिशन कराया और टेम्परेचर मेजर किया। मुझे समझ में आया, कुछ कुछ इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, मेजर कर लिया। दोबारा उसी कंटेनर में स्टीरर को रोटेट किया और टेम्परेचर मेजर किया। हमने देखा कि जब हमने हीट दिया और जब हमने वर्क इनपुट कराया, दोनों में सेम इफेक्ट आ रहा था। हमने कंक्लूड किया कि वर्क और हीट दोनों सेम चीजें हैं, दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं और दोनों एनर्जी इन ट्रांजिशन है। इसका मतलब कि वर्क को एनर्जी हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है
और हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, तो हमने लिखा साइक्लिक प्रोसेस के लिए सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू। इसको इधर लेके आओगे तो सिग्मा क्यू माइनस सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू माइनस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो हमने जीरो की जगह साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन लिख दिया। तो ये जो भी फंक्शन है वो एनर्जी ही होगा, क्योंकि भाई एनर्जी में से एनर्जी को माइनस किया तो एनर्जी ही बचेगी ना। और दूसरा, ये जो फंक्शन है, जो एनर्जी है, इसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो है, मतलब ये एनर्जी इन स्टोरेज होगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो आएगा वो एनर्जी ऑफ द सिस्टम आएगा, डीई। साइक्लिक इंटीग्रल हटा दिया, फाइनली फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, नोट मत करना कुछ भी, मैं भी लिख पाऊंगा। यहां तक कुछ कुछ बातें समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं। जाग रहे हो, जीवित हो तुम लोग? ठीक है, उसमें लिखो, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, उसमें लिखना, उसमें लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, उसमें लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, first law of thermodynamics is based on energy conservation, first law of thermodynamics is based on energy conservation, and according to the first law, and according to it, and according to it, and according to it, heat and work both are form of energy, both are form of energy. According to it, heat and work both are form of energy. According to it, heat and work both are form of energy. Hence, work can be converted to heat 100%. Work can be converted to heat, or heat can be converted to work. According to it, work and heat both are the form of energy. Hence, work can be converted to heat and heat can be converted to the work. ठीक है, याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, अभी तक आपको मैंने एंट्रोपी के बारे में कुछ नहीं बताया, अवेलेबल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया, लो ग्रेड हाई ग्रेड एनर्जी कुछ नहीं बताया, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज एनर्जी कुछ भी नहीं बताया, है ना। तो आपका जो भी जहरीला ज्ञान है इनसे संबंधित, उसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे जब तक कि हम लोग सेकंड लॉ नहीं पढ़ देते, है ना। तब तक अपन बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे कि लो ग्रेड हाई ग्रेड ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज क्या होता है। अभी अपन को केवल ये पता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है और हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सेकेंड लॉ के बाद क्या है ना, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करो। मुझे एक मिनट देना, जब तक आप लोग नोट करना, मैं एक मिनट देना।
हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर पाए क्या? डन। सुनो, ये क्या है? डी क्या है? डी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सुनो, ठीक है, सुनो। हाँ, सेम टेम्परेचर राइज ही होगा, सेम टेम्परेचर राइज ही होगा। वहां वो मान करके चल रहे थे कि सेम टेम्परेचर राइज होगा हीट से और वर्क से, है ना? ठीक है, सुनो, जो ई है वो क्या है? स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक, देखो, एनर्जी स्टोर्ड दो तरीके से हो सकती है। पहला माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में और दूसरा मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में। तो सुनना, जो एनर्जी स्टोर्ड है वो या तो माइक्रोस्कोपिक होगी या फिर मैक्रोस्कोपिक होगी। ठीक, जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है वो कौन सी होगी, या फिर जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मान लो आपको कोई एक पिस्टन सिलेंडर दे दिया गया, नोट मत करना, मैं आपको केवल बता रहा हूं, कल आपको दोबारा से सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा दोबारा से ना, सुन लो। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दूं मैं थर्मोडायनेमिक्स में, आपको कोई क्वेश्चन दे दूं मैं थर्मोडायनेमिक्स में, मैं आपको एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस दे दूं, आपको एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस दे दो, उस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस को रख दो किसी ट्रेन में, और वो ट्रेन मूव कर रही है, पिस्टन सिलेंडर भी आपका मूव कर रहा है। तो पिस्टन सिलेंडर की अपने आप में कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना, मतलब पूरे सिस्टम ही मूव कर रहा है, पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा है, पूरे सिस्टम की ही कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो भी तो स्टोर्ड एनर्जी है मेरे भाई। आप समझो, वाटर फ्लो हो रहा होता है तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो भी तो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना। वाटर डैम में होता है सेल, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो भी तो स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या है? स्टोर्ड एनर्जी ही है ना? वो भी क्या है? स्टोर्ड एनर्जी। ठीक, अब सुनो, जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है वो क्या है? ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी होगी उसकी बात चल रही है। इसमें कई सारी एनर्जी हो सकती है, मतलब ये हो सकता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की बात कर रहा हो, ये हो सकता है कि मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात कर रहा हो, ये हो सकता है कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हो, प्लस ये हो सकता है कि केमिकल एनर्जी की बात कर रहा हो, प्लस हो सकता है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा हो। भाई, न्यूक्लियर एनर्जी भी तो स्टोर्ड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी तो स्टोर्ड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी भी तो स्टोर्ड एनर्जी है, ये सारी क्या है? स्टोर्ड एनर्जी ही तो है ना? तो ये पूरी एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है। सिस्टम के पास या तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होगी मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर रिपल्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर रोटेशन, मॉलिक्यूलर कोलिजन, मॉलिक्यूलर लेवल पे। केमिकल फॉर्म में हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर फॉर्म में हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है,
ये सारी एनर्जी हो सकती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा, सिस्टम खुद में मूव कर रहा है, पिस्टन सिलेंडर को ही ट्रेन में रख दिया है, कार में रख करके ले जा रहे हो पिस्टन सिलेंडर को, वो सिस्टम खुद में मूव कर रहा है, सिस्टम की खुद की काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम का खुद का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक, अब सुनो, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ये जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है इसको डिनोट करते हैं यू से। तो E इज इक्वल टू लिखते हैं माइक्रोस्कोपिक U, अगर मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस DE, ये था। और इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, DE लिख लो इसको डिनोट करते हैं DU से। ठीक, तो ये अगर इसमें एक एजम्पशन लूं, अगर इसमें एक एजम्पशन लूं क्या, कि माइक्रोस्कोपिक एनर्जी इज निग्लेक्टेड, अगर इस मैक्रोस्कोपिक एनर्जी को निग्लेक्ट कर दूं, मतलब मैं मान लूं कि जो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस था वो मेरा रुका हुआ है, वो किसी कार में बैठ करके कहीं नहीं जा रहा है, मतलब मेरे सिस्टम अपने आप में मूव नहीं कर रहा, ना सिस्टम की अपने आप में कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी को निग्लेक्टेबल मान लूं, केवल क्या बचेगा माइक्रोस्कोपिक, तो डीई क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू या फिर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। यही वो ऐतिहासिक इक्वेशन है जो आप लोग पढ़ते रहते हो। बात समझ में आई यहां तक, यहां तक समझ में आई, वो स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम था ई, है ना। अब जो यू आया, वेयर यू इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यहां तक बात समझ में आई, हाँ या नहीं। वो उसकी टोटल स्टोर्ड एनर्जी थी, स्टोर्ड एनर्जी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक बहुत तरह की हो सकती है, ठीक है। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक को नेग्लिजिबल मान लूं तो फाइनली डीई डीयू हो जाएगा, और जो डीयू है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी। क्लियर है, ठीक, इसको एक बार नोट कर लो, या फिर कल मैं लिखवा दूंगा जैसा करना हो, या फिर 2 मिनट और सुनो। ये जो इंटरनल एनर्जी है वेयर, या फिर इसको नोट कर लो, मैं कल ही लिखवा देता हूं, ज्यादा लंबा हो जाएगा वो, इतना नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। ट्रेन वाला बेटा ये बोला था कि अगर पिस्टन सिलेंडर को आप ट्रेन में रख दो और ट्रेन मूव कर रही है, पिस्टन सिलेंडर भी मूव कर रहा है, तो पिस्टन सिलेंडर का भी अपने आप में काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा है, तो वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है ना। लेकिन पिस्टन सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ना। नोट कर पाए क्या, क्लियर है, ठीक है। तो थर्मो में अभी तो अपन बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, जब अपन आगे पहुंचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि थर्मो है क्या बेसिकली, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपन बात करते हैं, कल मिलते हैं ना। अभी तक कोई डाउट हो आप लोगों को तो पूछ सकते हो आप, आपके पास 2-4 मिनट है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो ना। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। ठीक है, मिलते हैं अपन कल, बाय बाय।
क्वेश्चन सॉल्व कर लेना पीडीएफ के, है ना, एक बार देख लेना।